हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब बढ़िया होगा। आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज बच्चे हम रिव्यू करेंगे किसका, जो अभी अभी हुआ है, जैन 25 एफएम और एसएम का पेपर। सर ओवरऑल कैसा पेपर आया है मैं क्या बताऊं। बच्चे कह रहे हैं सर इतना आसान पेपर आया है, मतलब एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के आई डोंट थिंक सो बहुत क्वेश्चंस में बच्चों को कोई ज्यादा दिक्कत आई है। और एमसीक्यू पोर्शन तो इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि मतलब बताना भी मुश्किल है। इस बार कॉस्ट और एफएम दोनों के ही एग्जाम्स काफी ज्यादा इजी आए हैं। ऑडिट का कह रहे हैं कुछ इधर उधर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जो मेरे पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट और एफएमएसएम, तीनों के पेपर काफी ज्यादा इजी आए हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए अब क्योंकि पेपर खत्म हो गए हैं तो हम थोड़ा पेपर का रिव्यू कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। पहले हम एमसीक्यूज के सोल्यूशन देखेंगे और वंस एमसीक्यूज आर डन देन वी विल गो विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो दिस टाइम। ठीक है, आइए केस सिनेरियो वन। केस सिनेरियो वन, रेशियो एनालिसिस के ऊपर ये केसेस पूछे गए हैं। इतने आसान केसेस पूछे गए हैं। वैसे एमसीक्यूज पिछले पेपर में भी आसान ही थे एफएमएसएम के। आइए जी, पर ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। वीपी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करंट रेशियो दी हुई है, सेल्स 80% क्रेडिट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और क्विक रेशियो। मांगा क्या है सवाल में? दो ही एमसीक्यूज हैं इसके ऊपर। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बताने हैं और इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स बताने हैं। बच्चे बहुत आसान है। सेल्स है 150 लाख, जीपी रेशियो है 20%, तो आपका सीओजीएस कितना हो गया? 150 माइनस 20%। 150 माइनस 20% इज 120 लैक्स। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो लिखा नहीं है तो हम इन्वेंट्री ले लेंगे, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 120 लाख है, तो बताओ इन्वेंट्री कितना हो गया? 120 लाख डिवाइड बाय 6, 20 लाख की इन्वेंट्री है, तो 20 लाख इधर भी है और 20 लाख इधर भी है। मतलब हमें रिसीवेबल्स ढूंढने पड़ेंगे। रिसीवेबल्स के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 2 महीने, और रिसीवेबल्स तो क्रेडिट सेल पे होते हैं, तो 150 का 80% क्रेडिट सेल इज 120 लाख, और 120 लाख का 2 महीने के आपके रिसीवेबल्स है, ये भी 20 लाख ही आता है। तो करेक्ट आंसर है 20 लाख और 20 लाख। जिस बच्चे का है, बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है, 20 लाख और 20 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू पूछी है, तो करंट रेशियो 1.5 है, तो क्लास में बहुत बार किया है। तो करंट एसेट्स हो गए 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो 1:1 है, तो क्विक रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो 1:1 है। करंट एसेट्स 1.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज है, माइनस इन्वेंट्री आप ढूंढ चुके हैं कितनी? 20 लाख, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज किसके बराबर हो गए? 20 लाख डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये हो गए आपके 40 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज कितने हैं? 40 लाख, और करंट एसेट्स 1.5 टाइम्स है, तो करंट एसेट्स कितने हैं? 60 लाख। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने ये भी ठीक किया हुआ है। 60 लैक्स एंड 40 लैक्स, मैं रेड पेन से मार्क कर दूं, 60 लैक्स एंड 40 लैक्स इज द करेक्ट आंसर, और इसका आंसर है 20 लाख एंड 20 लाख। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब अच्छा सवाल भी बन जाते हैं, पर ठीक है, अब क्या, अच्छी बात है। अगर पेपर आसान आया है तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब ये क्वेश्चन देखो। वैसे ये क्वेश्चन में गलती है, पर मुझे पता है बच्चों ने पकड़ लिया होगा, बच्चे ने आंसर सही किया हुआ है 60 लाख, पर क्वेश्चन में छोटी सी गलती है। जेकेएल कंपनी हैज करंट एसेट्स 1 करोड़ एंड करंट लाइबिलिटीज 50 लाख। फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी डिजायर्स टू मेक अ प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी एट 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का 20%, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो करेक्ट आंसर बताता हूं पहले। करंट एसेट्स हैं आपके 1 करोड़, करंट लाइबिलिटीज हैं 50 लाख, तो ये आ गया 50 लाख, प्लस प्रोविजन होना चाहिए कितना?
20% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अगर वर्किंग कैपिटल एक्स है तो ये 20% ऑफ एक्स होना चाहिए। एंड करेक्ट आंसर इज 50 लाख प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, करेक्ट आंसर इज 62,50,000 इज वर्किंग कैपिटल। पर वो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन 60 लाख है। मतलब इंस्टीट्यूट ने सीधा 50 लाख का ही जो 20% एक्स्ट्रा ऐड करके कितना बना दिया है, 60 लाख बना दिया है। तो ठीक है, बच्चों को पता लग ही गया होगा। वैसे वर्किंग कैपिटल किया हुआ है हमने क्लास में, पर ये बहुत आसान सवाल था, पर ठीक है 60 लाख इसका आंसर है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर केस पूछा है, बहुत आसान केस है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं क्योंकि अब तो एग्जाम खत्म हो गए, अब हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं। आइए जी, वैसे भी जिनके आगे पेपर है ये वीडियो तो उनके लिए है, जो पेपर दे आए हैं उन्होंने क्या ही करना है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं कि बस आंसर देख रहे हैं। आइए जी, तो हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोरल लिमिटेड इज एन एग्री बिजनेस कंपनी दैट ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। कहानी सुना रहा है। द कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स ग्रोथ एंड सक्सेस। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर है 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच और 15% डिवेंचर, 30,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, इक्विटी शेयर्स और 15% डिवेंचर्स। कोरल लिमिटेड डिजायर्स टू एक्सपैंड इट्स होराइजन इन ब्रीडिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट सीड। में कुछ नहीं करना है इसका, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स अमाउंटिंग टू 100 लाख, तो ऑलरेडी 130 लाख के उसके पास फंड्स है, 100 लाख और चाहिए टू फाइनेंस द एक्सपेंशन प्लान। द एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, लो सवाल आसान कर दिया उसने, सीधा आपको एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे दिया। आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी 76 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है। कंपनी हैज 2 alternatives फॉर रेजिंग दिस फंड्स, प्लान 1 प्लान 2। प्लान 1 में इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर। प्लान 2 में 13% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच टू बी इशूड एट पार, और ये प्लान 2 है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। तो जैसे हम क्लास में, ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है ना, सो जैसे हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जरा, सो हमारे पास 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। ये ऐसे लिखते हैं, 3 चीजें हम इशू करेंगे। चलो ऐसे लिख देते हैं, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में है इक्विटी शेयर्स कितने, 30%। अब कितना आपने रेज करना है, 100 लाख आपने रेज करना है, तो 30 लाख यहां से रेज होगा और बाकी आप रेज करेंगे 13% डिवेंचर्स, कितना 70 लाख यहां से रेज होगा। टोटल आ गया कितना, 100 लाख। मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। प्लान 2 में 10% इक्विटी शेयर्स हैं, तो 10% हो गया कितना, 10 लाख। 50% 13% डिवेंचर्स हैं, तो ये हो गए 50 लाख, और साथ में 7.15 के प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। 7.15 के प्रेफरेंस शेयर है 40%, कितना 40 लाख। तो टोटल हो गया हमारे पास कितना, 100 लाख। आपको इतना सजा के नहीं करना होता पेपर में क्योंकि ये तो एमसीक्यू है। हाँ जी, इक्विटी शेयर का इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, तो इशू प्राइस कितना आ गया, 25, तो यहां भी 25। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, ये ए है, ये बी है, और ये आपका ए बाय बी आ गया। तो 30 लाख डिवाइड बाय 25, 1,20,000 शेयर यहां इशू होंगे। 10 लाख डिवाइड बाय 25, 40,000 शेयर यहां इशू होंगे, प्लस एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हैं, 10 लाख। 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, तो टोटल शेयर कितने हो गए, क्योंकि आपको पता है ईपीएस निकालने के लिए ये चाहिए होता है, 10,40,000 और 11,20,000। क्लियर हो गया, 10,40,000 और 11,20,000। फाइन। फिर जो डिवेंचर इशू करने हैं वो भी एट पार है और प्रेफरेंस शेयर्स भी एट पार है ऑफ 100 ईच और 10 ईच, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जी, इसमें हम ईपीएस निकालते होते हैं, सवाल ने भी नीचे ईपीएस मांगा है, वो बाद में देखते हैं, एमसीक्यू बाद में देखते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एस्टिमेटेड ईबीआईटी कितना था, 76 लाख।
माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह का, एक एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है, आपके 30 लाख के डिवेंचर है, 15%, तो 30 लाख का 15%, 4,50,000, 4,50,000। और न्यू इंटरेस्ट कितना है, सो इधर देखिए 70 लाख के डिवेंचर इशू होंगे और नया रेट भी 13% ही है, तो 70 लाख का 13%, 9,10,000। और यहां पे इशू होंगे 50 लाख, तो 50 लाख का 13%, 6,50,000। ये आपका आ गया ईबीटी। मतलब इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं, और वैसे भी ऐसा पेपर आए तो बच्चों के लिए अच्छा ही है। ये आ गया 62,40,000। पर हर बार ऐसे लड्डू एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। पढ़ाई वैसे ही करनी है जैसे हम आपको कराते हैं, सारा कुछ पढ़ के जाओ। ये आ गया 65 लाख। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, अगर आंसर नहीं आएगा तो पता लग ही जाएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 30% इंटू 30%, 19,50,000 माइनस 65 लाख, 45,50,000। 62,40,000 इंटू 30%, 18,72,000। 43,68,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, नहीं आएगा, वो भी पहले वाले में तो है नहीं। 40 लाख का 7.15%, सो 40 लाख इंटू 7.15%, 2,86,000। यहां कुछ भी नहीं है। ये आ गया अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 43,68,000। 45,50,000 माइनस 2,86,000, 42,64,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे, 1,20,000 नहीं, 11,20,000 और 10,40,000। 11,20,000 और 10,40,000। तो ये हमारा आ गया ईपीएस डिवाइडेड बाय 10,40,000, 4.1। 43,68,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000, 3.9। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज में क्या क्या मांगा है। आइए जी, सो एमसीक्यूज में व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर, वो तो बाद में देखेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड डिफरेंस पॉइंट, अर्निंग पर शेयर। प्लान 1 एंड प्लान 2 है तो इंडिफरेंस पॉइंट वाला मांगा है। व्हाट वुड बी द ईपीएस ऑफ द कंपनी इन प्लान 1 एंड प्लान 2, तो ये निकाला है हमने, 3.9 एंड 4.1। बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने भी ठीक किया हुआ है, 3.9 एंड 4.1। अब और क्या क्या मांगा है। एक वो कह रहा था कि व्हाट वुड बी द एमपीएस इफ पी रेशियो इज 12 टाइम्स एंड 15 टाइम्स। तो 3.9 और 4.1 दोनों का पी रेशियो दिया हुआ है, तो एमपीएस निकल आएगा। सो 3.9 इंटू 12, 46.8। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल बेसिक, 61.5। तो ये वाला आंसर है, ठीक किया हुआ है बच्चे ने। उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है प्लान 1 और प्लान 2 का। अब प्लान 1 का तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी सिंपली इज इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो जितना अमाउंट, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, 4.5 लाख प्लस 9,10,000, 13,60,000। 13,60,000 ऑप्शन ही एक में है, तो यही आंसर है। फिर भी चाहते हो तो मैं दूसरा निकलवा देता हूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट दूसरे का, तो दूसरे में इंटरेस्ट कितना था, 4.5 लाख प्लस 6.5 लाख, 11 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड है 2,86,000। सो 11 लाख प्लस 2,86,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, याद है ना फॉर्मूला, 2,86,000 डिवाइड बाय 0.7 प्लस 11 लाख, तो 1508571। बिल्कुल ठीक, यही आंसर है, 1508571। और क्या मांगा हुआ है, और एक इंडिफरेंस पॉइंट मांगा है बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 2। तो इंडिफरेंस पॉइंट में तो हमें ईबीआईटी निकालना होता है, तो एक काम करते हैं ना, यहीं से कर लेते हैं। 34,40,000 ईबीआईटी डालो, जहां पे दोनों का ईपीएस सेम आ जाए।
तो 34,40,000 आंसर है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है कि एक्स मान के माइनस इंटरेस्ट करें माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं होता तो ऐसे ना करता, मैं ईबीआईटी से आंसर करता, क्योंकि 34 लाख है ना। तो आइए जरा, अगर मैं ईबीआईटी को 34 लाख लिखूं तो दोनों का ईपीएस सेम आना चाहिए, यही होता है। आइए जरा 34 लाख, ये 2 मिनट लगेंगे, माइनस 4.5 लाख बैक कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं, माइनस 30%, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें है नहीं, डिवाइडेड बाय 11,20,000, नहीं एक सेकेंड, 34 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 9,10,000 माइनस 30%, 14,28,000 डिवाइडेड बाय 11,20,000, 11,20,000 ही आ रहा है ना, यस, तो 1.275 आ रहा है। तो उधर भी चेक कर लो, 34 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 6.5 लाख माइनस 30% डिवाइडेड बाय 10,40,000, नहीं ये आंसर नहीं है, 34,40,000 है, सॉरी मैं 34 लाख लिखे जा रहा हूँ, ओहो 34,40,000, मैं भी कहूँ सेम क्यों नहीं आया, माए बच्चे के आंसर सही है, मैंने चेक किया था, माइनस 30% डिवाइडेड बाय 1,12,000, नहीं 11,20,000, हाँ 1.3 आता है। तो अगर यही आंसर है तो दूसरे का भी 1.3 आना चाहिए। मैं तो बैक कैलकुलेशन से करता, मैं तो एक्स के चक्कर में ही ना पड़ता, कैलकुलेटर भी हो जाता है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइनस 30% डिवाइडेड बाय 10,40,000, वन, ओहो फिर नहीं आया, 34,40,000, इससे अच्छा तो दूसरा ही कर लेते, माइनस 6.5 लाख, अब ऐसे ही अब कर लिया तो कर लिया, माइनस 30%, इस बार प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है, माइनस 286 डिवाइडेड बाय 10,40,000, वही 1.3 है। तो मतलब करेक्ट आंसर इज 34,40,000। मैं पहले कैलकुलेटर पे कर रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इस पे करता फिर इस पे करता, मेरा आंसर मैच हो जाता है। और इससे मेरा एक और सॉल्व हो जाता है, ये देखो, व्हाट वुड बी द ईपीएस इन प्लान 1 एंड प्लान 2 एट इन डिफरेंस पॉइंट, 1.3 अभी निकाला ना, 1.3। सो मैं होता तो मैं तो बैक कैलकुलेशन से करता, पर अगर आपने दोनों को इक्वेट करके ऐसे भी किया है तो यहां से एक्स निकाल लेते, आपका आंसर आ जाता है। सो ये सारे एमसीक्यूज थे जी एफएम के, इतने ही एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सारे हो गए हमारे, ठीक है। तो एफएम के एमसीक्यूज 8 आए हैं, टोटल 15 आने होते हैं, तो 8 एफएम के आए हैं और 7 उसके आए होंगे एसएम के, एसएम के भी 8 होंगे, कोई एक एक नंबर का होगा। क्लियर है? सो आपने देखा आसान थे, और एसएम के तो देखना बहुत जल्दी हो जाएंगे। आइए जी, द रोल प्लेड बाय मिडिल मैनेजमेंट इज डिमिनिश्ड as the task performed by them and increasingly being replaced by the new improved technological tool। तो जहां मिडिल मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है वो कौन सा होता है? आर ग्लास स्ट्रक्चर, याद है ना, इस तरीके से बनाते होते हैं आर ग्लास स्ट्रक्चर। देन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, विच वन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनल एनालिसिस? डिटर्मिनेंट एनालिसिस, किताब से देखना है, हाँ जी सर दिखा दो। सो डिटर्मिनेंट एनालिसिस है ना, इधर देखो, ये हमारी एसएम की बुक है। ये तो मतलब जिसको सिंपल सा भी याद था वो भी कर लेगा ये सवाल, कुछ पूछा ही नहीं है। सेकंड चैप्टर के शुरू में आता है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टॉपिक का पार्ट है, डिटर्मिनेंट एनालिसिस। आ गया, ये रहा इंटरनल एनालिसिस, ये देखो इंटरनल एनालिसिस, उसके अंदर डिटर्मिनेंट एनालिसिस। मतलब इतने आसान क्वेश्चन डाल दिए इंस्टीट्यूट ने, तो इस बार जिसको थोड़ा बहुत भी जो पढ़ के गया वो आराम से इसको कर लेगा। आगे देखिए, तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट एनालिसिस। Farm Fresh Limited, a family-owned organic farming business, has been operating successfully over the past 10 years. Currently, the company is facing strict competition from the large farming houses. Hence, to maintain status quo तो stability strategy होता है, the management of the company decided to adopt stability strategy, लिखा ही है। Which of the following initiative best support Farm Fresh stability strategy? याद है reasons for adopting stability strategy, वो रीजन दिए हुए हैं, एक रीजन है बाकी नहीं है। डेवलप अ न्यू रेंज ऑफ प्रोड्यूस टू अट्रैक्ट न्यू सेगमेंट, अरे नहीं, स्टेबिलिटी में कुछ नया थोड़ा करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इंप्रूव फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ फार्म इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस यही आंसर है, जाके देखना रीजन टू अडॉप्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इंप्रूव फंक्शनल एफिशिएंसी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यही आंसर है। परचेज नंबर ऑफ फार्म्स, ना नया कुछ नहीं करना। एड फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नया तो कुछ करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। उसके बाद ये देखिए, ये कितने मार्क्स के, ये 2-2 मार्क्स के,
अच्छा, ये पहला 1 नंबर का था। अच्छा, 1 नंबर तो प्री का ही, आर क्लास वाला 2 नंबर का था। ठीक है, तो 10 नंबर का केस है। केस भी बड़ा आसान है, पढ़िए। प्राइम नियो लॉजिस्टिक्स इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया। ओके, इट हैज इट्स ऑपरेशनल प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री सिंस द ईयर 2010। 2010 से पूरे देश में वो काम कर रहा है। In addition to transporting goods by road, company is also taking services of private airways as its logistic partners। मतलब एयरवेज के जरिए भी वो अपनी चीजों को सप्लाई करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका एयरवेज के जरिए भी है। गुड रोड से भी माल जाता है, जहाज से भी माल जाता है। However, there is a sharp decline in business through airways as sales and profits have declined steeply। एयरवेज वाले बिजनेस में शार्प डिक्लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी गिर गया और सेल्स भी गिर गए। और एक एमसीक्यूज तो इसी के ऊपर था। इधर देखो, ये देखो, द बिजनेस थ्रू प्राइवेट एयरवेज एट विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइन। बस पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लो, एसएम के केस तो ऐसे ही आते हैं। आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लो, आपका काम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसका बिजनेस एयरवेज वाला थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया है। कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू असर्टन द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज having similar competitive approaches in the market with the intent to identify the strongest or weaker player in view of the tough competitive landscape। वो rival companies की study करना चाहता है। Company also wants to ascertain the market position of the rival companies having competitive approaches in the market with intent to identify strongest or weaker player। कौन सी अप्रोच है ये? इस पे भी MCQ है। वैसे जो समझ गए हैं, ये देखो, Tools for identifying strongest and weakest competitor is known as strategic group mapping। पोर्टफोलियो एनालिसिस थोड़ा होता है। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस ये तो कंट्रोल है। स्ट्रेटेजिक ऑडिट तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। ये भी बहुत आसान था। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, जैसे ये लाइन पढ़ी दिमाग में आ जाता है। वंस द मार्केट पोजीशन इज असर्टेन, कंपनी वुड लाइक टू मॉडिफाई इट्स स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये देखो, कंपनी वुड लाइक टू मॉडिफाई इट्स स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? रिएक्टिव। एक बार मार्केट पोजीशन असर्टन कर लो, उसके बाद कंपनी अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस को चेंज करेगी। टेक्नोलॉजी मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स आर ऑल्सो चेंजिंग। कंपनी वॉन्ट्स टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज नॉट ओनली टू compete एंड सर्वाइव बट टू ग्रो एफिशिएंटली। कंपनी ग्रो भी करना चाहती है, सिर्फ कंपीट करके सर्वाइव नहीं करना चाहती। मल्टी डायमेंशनल एक्सपेंशन विद न्यू एंड इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग सीम्स इनएविटेबल। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड एंड वांट्स टू कोलैबोरेट विद सम अदर ऑपरेटर हु कैन ब्रिंग एक्सपर्टीज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। मतलब वो कुछ नया भी करना चाह रहा है। वो कह रहा है सिर्फ कंपीट नहीं करना, ग्रो भी करना है। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? प्रोएक्टिव। भाई ग्रो करने के लिए अगर कुछ करोगे तो प्रोएक्टिव। इस पे भी एक आंसर था। द स्ट्रेटेजी बीइंग फॉलोड बाय पीएनएल इज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, आगे। CMP is a well-known transporter of goods using state-of-art technology in Asia Pacific region. Banking upon their respective core competencies, PNL and CMP would like to develop close and collaborative relationship। दोनों मिलके काम करेंगे। ये देखो, where both will continue maintain their respective independent existence। कौन सा होता है ये? कौन सा होता है ये? पढ़ा हुआ है। कौन सी स्ट्रेटजी है ये? दिस इज कॉल्ड, आ गया ये रहा, स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस में दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं बट स्टिल मिलके काम करते हैं। तो अगेन बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। आगे देखो, सारे सही किए हुए हैं। वंस कोलैबोरेशन इज इन प्लेस, marketing team for both the companies would like to cater to the needs of transporting goods with speed and agility। Okay, in line with the basic principle, the team will also focus on best long-term performance of the marketing system। वो मार्केटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखेगा। In view of the same, the team is planning to rope in various social media influencers with intent to create brand image with customer orientation and spreading a word about distinctive services to its present and prospective customer। बच्चे दो हैं, एक तो बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रखा जाएगा, दूसरा कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होगी। ये कौन सी होती है? एनलाइटेंड मार्केटिंग। ये यहां पे थोड़ा सा बच्चे फंसे हैं।
दिस इज एनलाइटेंड मार्केटिंग, ये देखो, ये नहीं किया इसने, दिस इज एनलाइटेंड मार्केटिंग। सर एक बार चेक कराओगे एनलाइटेंड मार्केटिंग कैसे है, इधर देखो चैप्टर नंबर 3 में हमने किया हुआ है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के अंदर, ये देखो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में एनलाइटेंड मार्केटिंग, ये देखो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। यहां साफ साफ लिखा है कि हम कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग रखेंगे और इनोवेशन और बेनिफिशियल टू सोसाइटी, चलो इतना ज्यादा नहीं लिखा है वहां पे, पर यहां से पता लगता था कि ये एनलाइटेंड मार्केटिंग था, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है ना, सो ये एनलाइटेंड मार्केटिंग इसका आंसर था। दैट्स इट, हो गए सारे। सो एमसीक्यूज वाला पोर्शन तो काफी ज्यादा इजी था। क्लियर है? इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे जहां हम आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किया एक काम करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे ही देते हैं, फिर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, एक बार डिस्क्रिप्टिव का ओवरव्यू ले ही लेते हैं, ठीक है? डिटेल सोल्यूशन बाद में दे देंगे, एक बार डिस्क्रिप्टिव का ओवरव्यू दे ही देते हैं। चलिए देखिए जरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। पहले एफएम करते हैं। सो पहला क्वेश्चन 5 नंबर, कैश बजट का सवाल, मतलब इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे इसको बाद में, पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई खास पॉइंट नहीं था। मंथली सेल्स दी हुई है, जीपी रेशो दी हुई है, सेल माइनस जीपी करोगे तो सीओजीएस आ जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ में पे होता है। सेल्स क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड 2 महीने है, तो अप्रैल की सेल के पैसे जाके आपको मिलेंगे मई में, नहीं सॉरी जून में है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम मंथ में पे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, डिविडेंड 3 लाख का है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कंपनी हैज टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख रखना, अगर डेफिसिट है तो कंपनी लोन ले लेगी, और अगर कैश बैलेंस 2 लाख से ऊपर है तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में इस तरह के किए हुए हैं, मैंने एडिशनल क्वेश्चंस भी कराए थे, उसमें भी बजट के मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई। सो बाद में इसको सॉल्व कर देंगे, पर सॉल्व करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए, मतलब कोई अलग तरह का क्वेश्चन आया हो जिसको हम सॉल्व करें, तो इसमें कुछ खास नहीं था, पर हाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, आजकल इन्होंने पार्ट्स के बताना शुरू कर दिया। ये रेशो का क्वेश्चन है शायद, नहीं ये लेवरेज का सवाल है, मतलब ये तो कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स कितने हैं 80 लाख, तो 80 लाख इंटू 2.5 करोगे तो 2 करोड़ आ जाएगा। क्या सेल्स, सेल्स 2 करोड़ आ जाएगी। उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट बना के सारे लेवरेज निकालने हैं और अर्निंग पर शेयर निकालना है। कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं फिर भी दिखाई दूं एक बार, ताकि जो पेपर आगे देने जाएंगे उनको भी पता लगे कि भाई इंस्टीट्यूट बड़े आसान क्वेश्चंस पूछता है वहां पे, है ना। सो एक बार तो सबको पता लगना ही चाहिए कि इंस्टीट्यूट बड़े आसान क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए उनको दिखाना जरूरी है कि देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कहां गया, एक सेकेंड, अरे मिल ही नहीं रहा, ये रहा, ये देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5, टोटल पहले भी देखो 2 बार तो मैंने लिखा है, ये ज्यादा आया हुआ है पेपर में। स्टडी का भी क्वेश्चन है, 2 बार ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है, ये ज्यादा आया हुआ है, मैंने कम लिखा है, बार बार आता है हम लिखते नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आया जी, बस इतना आसान सवाल, इतने इतने अच्छे क्वेश्चन भी है लेवरेज में, तुम वो डाल दो, तो इसमें क्या सॉल्व कराऊं बताओ, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सा क्वेश्चन आया पेपर में। ये कौन है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली P0 निकालना है। हाँ तो सारा कुछ दिया हुआ है, वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू D अपॉन के प्लस E माइनस डी इंटू ROE डिवाइडेड बाय के होल डिवाइड बाय के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 40 लाख, तो वो चाहता है कि आप जरा अर्निंग पर शेयर निकाल लें, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 लाख है, माइनस 30% टैक्स रेट है, तो पैट हो गया कितना 28 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख है, तो आपका ईपीएस आ गया 7 रुपए, ईपीएस आ गया 7 रुपए। डिविडेंड पे आउट कितना है 50%, यानी कि 3.5, ROE दिया हुआ है 18%, के कितना है 15%, डिवाइडेड बाय 15% प्लस डी कितना है, डिविडेंड पे आउट इज 3.5, 50% है ना, और डिवाइड बाय 15%। कर लो सॉल्व इसको, जो भी आंसर आता है, ठीक है।
to determine the dividend payout ratio by applying Walter model, assuming that the price of equity share of company is 48. P0 दे दिया है, बैक कैलकुलेशन से डी निकालना है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कितने ही किए हुए हैं क्लास में कि जहां पे P0 दे देता है और बैक कैलकुलेशन से क्या निकालना होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना होता है. सो ठीक है, रूटीन क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजंस का, कुछ खास नहीं था. आगे ये कौन है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है. मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा दूं. सवाल ऐसे बनाया है कि जैसे पता नहीं कोई नया क्वेश्चन है. ये नया क्वेश्चन नहीं है बच्चे, मैं आपको कभी प्रूव कर दूंगा, ये पहले भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन. तो देखो 2, 1, 1, 3, 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस क्वेश्चन पे मुझे बच्चों ने क्वेरी भी पूछी है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू सीएमसी लिमिटेड. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 लाख है. बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 1 करोड़ है. तो बुक वैल्यू क्या होती है, कैरिंग अमाउंट ऑफ, मतलब 1 करोड़ के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है. 12% बैंक लोन है 25 लाख का. मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर P0 दिया हुआ है 55. मार्केट वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर इज 108. फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपए है. फेस वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 रुपए है. बीटा कॉफिशिएंट दिया है 1.5, तो CAPM मॉडल लगा देगा वो. रिस्क फ्री रेट दिया, इक्विटी रिस्क प्रीमियम यानी कि RM माइनस RF दिया है, और टैक्स रेट दिया है 30%. द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द शेयर प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर एट अ रेट ऑफ 6%. देखो बच्चे लिखा है, जी दिया है. 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 each will be converted in next 6 years time into equity share of the company in the ratio 1:4, यानी कि 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिवेंचर. 6 साल बाद ये डिवेंचर जो हैं ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. पिछले 3, 4, 5 अटेम्प्ट से ना कन्वर्टेबल डिवेंचर क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है पेपर में. तो मैंने भी जब एडिशनल क्वेश्चंस कराए थे उसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इंक्लूड किया था. मार्केट वैल्यू ऑफ 10% बैंक लोन इज एट पार. भैया लिखने की जरूरत है, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू होती है, क्या बात करते हो. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय अप्लाइंग CAPM अप्रोच. आओ जी, कितने नंबर का पार्ट है ये, 1 नंबर का है. तो 1 नंबर तो मुफ्त का मिला. CAPM का फॉर्मूला क्या होता है, CAPM होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. बताओ रिस्क फ्री रेट कितने, 4.5% प्लस बीटा कितने 1.5, और RM माइनस RF तो सीधा दिया हुआ है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 9%. सो 1.5 इंटू 9 प्लस 4.5, तो 18% के ही लग रहा है. 1.5 इंटू 9 प्लस 4.5, तो के ही आ गया कितना, 18%. तो पहले पार्ट का आंसर है 18%. कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बाय यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन मेथड. तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV. मैंने कहा था यहां RV आपको निकालना पड़ता है, माइनस MP, क्योंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ है. रिडीमेबल वैल्यू 2 होते हैं ना, या तो कैश कन्वर्जन प्राइस या कन्वर्जन वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं. डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस MP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. बताओ डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट रेट 10% डिवेंचर है, और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 100 रुपया डिवेंचर की, तो इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए. टैक्स रेट कितना था 30%, तो 1 माइनस 0.3 प्लस RV कितना है, रिडीमेबल वैल्यू वही तो निकालना है. MPS दिया हुआ है, MPS कितना है, फेस वैल्यू यहां पे मार्केट वैल्यू दिया था 108 डिवाइडेड बाय 6 साल उसकी लाइफ है, प्लस 108 डिवाइड बाय 2 इंटू 100. तो यहां सिर्फ कैश कन्वर्जन वैल्यू, कैश कन्वर्जन तो पार ही मानेंगे. 10% डिवेंचर 100 each will be converted in 6 years time into equity shares of the company in the ratio 1:4. तो आपको देखना पड़ेगा 4 साल बाद शेयर का भाव कितना होगा. तो उसके लिए आज पहले आपको P0 निकालना पड़ेगा. आज पहले आपको P0 दिया हुआ था सवाल में, दिया हुआ है, ये देखो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 55, P0 दिया हुआ है, उस पे 6 साल की ग्रोथ लगाओ, 6 साल की ग्रोथ लगाओ 6% के रेट पे. सो कितना था 55, तो प्राइस आफ्टर 6 years 55 इंटू 1.06 रेज टू द पावर 6, तो 55 मैं कर लूं जरा,
78.02, एक बार दोबारा चेक कर ले। भाई मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो मतलब 6 साल बाद रेट होगा 78.02। ठीक हो गया। इक्विटी शेयर का भाव, हाँ जी आज 55 है ना, तो 4 इक्विटी शेयर बनेंगे एक डिबेंचर के, तो इंटू 4 कर दो इसको। 78.02 इंटू 4 दैट इज 312.08। यही है ना, और तो कोई पॉइंट नहीं है, नो और कुछ नहीं है। तो सिंपल था कि 6 साल बाद जो रेट होगा तो फेस वैल्यू 100 रुपया है, रिडीमेबल वैल्यू 312.08 है, तो वो यही लेगा 312.08। तो इसमें तो और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था कि वो ये मार्केट प्राइस भी ना देता और कहता P0 खुद निकाल लो। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया है वहां तो P0 हमने खुद निकाला है, यहां तो P0 भी दिया हुआ है सवाल में। सो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। सो 55 दिया हुआ है, 6 साल बाद का भाव हमने निकाल लिया। 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इन 6 years टाइम। मैं चेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो यार बच्चे बोलना लग जाते हैं। तो 312.08 लो, निकाल लो अब आंसर जो भी आ रहा है। ठीक है, अब आंसर तो खुद ही निकाल सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन, तो टर्म लोन तो बच्चे दोस्तों ये तो फ्री के नंबर दिए उसने आपको। 12% टर्म लोन है और 30% टैक्स रेट है, तो 12% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, और लास्ट में दोनों का वैक निकालना है यूजिंग द मार्केट वैल्यू रेट। बैंक लोन की तो बुक वैल्यू लेनी है क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी होती नहीं, वैसे भी लिखा सेम है, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन सर आप कहते थे ये क्लास में किया हुआ है, हाँ ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है बुक का, मुझे अभी तक याद है। ये रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इधर देखो। 20,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे थे, 100 इज मेच्योरिटी पीरियड 5 years। डिवेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है तो कन्वर्ट कर लें 1:5 में। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर देखो दिया हुआ है, ग्रोथ रेट 4% पर एनम है, टैक्स रेट 25% है, कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर बता दो। बस इसमें उसने बैंक लोन जोड़ दिया एक्स्ट्रा। और जो नीचे वाला था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमें P0 भी निकालना था, वहां P0 दिया ही नहीं हुआ था। तो ये 11th क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था। 10th क्वेश्चन देखो पहले भी एग्जाम में आ चुका है, बस उसके साथ उसने बैंक लोन जोड़ के दिया है बस, और तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे। तो ये आंसर आप खुद से निकाल सकते हैं, मैं आंसर नहीं निकाल रहा। ये देखो, अब ये वर्किंग कैपिटल का इतना आसान क्वेश्चन, 3 नंबर का सवाल। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 61 days, वर्क इन प्रोग्रेस 20 days, फिनिश गुड 30 days, डेट कलेक्शन 45 माइनस क्रेडिटेड पेमेंट पीरियड 60 days। तो बताओ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना बनता है? 61 प्लस 20 प्लस 45 माइनस 60, आई थिंक 96 डेज आते हैं। मतलब ये तो सबसे आसान सवाल वर्किंग कैपिटल का चुन के डाला है इन्होंने। कुछ बच्चे कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल इतना बड़ा चैप्टर है छोड़ दें, छोड़ना क्यों है, इतने इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 डेज डिवाइड बाय 96, 360 डिवाइड बाय 96 3.75, 360 डिवाइड बाय 96 3.75। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 लाख है, इसमें से नॉन कैश डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, डिवाइडेड बाय, ये तो मतलब कैलकुलेटर में सॉल्व हो रहे हैं, 60 लाख माइनस 480 डिवाइडेड बाय 3.75, वही 14,72,000। ये 3 नंबर कैलकुलेटर पे आए हैं, 14,72,000। आगे बढ़ जाओ। ये वर्क कैपिटल बजटिंग का बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। SRT Limited purchases steel rod and now is considering to purchase a new aluminium plant. This plant will have cost of 20 lakh to purchase and install. It has a useful life 5 साल, residual value 1 लाख। Production and sales 1 lakh units per year है। Other estimates are as follows. सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन आएगा कितने का 50 इंटू 1 लाख करोगे तो 50 लाख हर साल का कंट्रीब्यूशन आ गया, 5 साल लाइफ है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है तो रहने दो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बाद में डेप्रिसिएशन अलग से कर देना। 8 लाख पर मंथ है, मतलब आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो ना 8 लाख, बाद में डेप्रिसिएशन अलग से ऐड कर देना। ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन अबव 1 लाख और 1,60,000। ये देखो गड़बड़ हो गया, मुझे लगा एन्युटी का क्वेश्चन है, पर एन्युटी से नहीं होगा।
आपको अलग अलग करने पड़ेंगे 5 साल, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट अलग है, 1 लाख और 1,60,000। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चों का फोन आया इसके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ इसका। एडिशनली इन्वेस्टमेंट इन डेटर एंड स्टॉक विल इंक्रीज इन ईयर 1 बाय 1.5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। बच्चे वर्किंग कैपिटल 3.5 लाख, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे 1 लाख, वो माइनस कर दो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल 2,50,000 है Y1 पे, तो ये आउटफ्लो में आएगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल का लगा के। बस उसने वर्किंग कैपिटल वर्ड नहीं लिखा और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लिख दिया, तो ये वर्किंग कैपिटल है। और ये सारी वर्किंग कैपिटल लास्ट में रिकवर भी हो जाती है ना, वही लिखा हुआ है कि जो आपका 2.5 लाख लगेगा तो ये लास्ट ईयर का क्या बन जाता है, इनफ्लो। कुछ भी नहीं है सवाल में। 18% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 30% टैक्स है, डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टेबल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। एंड इज पेड इन द ईयर इन विच द प्रॉफिट्स आर मेड, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स अगले साल का कोई चक्कर नहीं है, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल टैक्स है। सो बहुत ज्यादा इंसान एनपीवी और पीआई निकालना है। आई डोंट थिंक सो एनी सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। जो थोड़ा बहुत एक पॉइंट था वो मैंने बता दिया, तो इतना कुछ खास नहीं होता इसमें। फैक्टर भी दिए हुए हैं। ये कौन है, ये तो बैलेंस शीट बनानी है, तो 50 सवाल किए हुए हैं इस तरह के। छोटा सा 4 नंबर का रेशो का क्वेश्चन अभी आप खुद से कर सकते हैं, ये मैं नहीं कराऊंगा। आगे थ्योरी आ गई, ईएसजी बॉन्ड्स, ये मैंने पढ़ाते हुए बोलता था कि ईएसजी बॉन्ड्स आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, एक पहला चैप्टर और एक आखिरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इसमें से एक एक क्वेश्चन तो आने ही आने। बाकी एक वर्चुअल बैंकिंग पे आ गया, ये वर्किंग कैपिटल से है, तो थ्योरी पे तो क्या ही बात करें। आगे बढ़ो, सेक्शन बी। तो एसएम के जो पहले मैं नीचे वाले क्वेश्चन दिखा दूं, तो बड़े इजी क्वेश्चंस थे। मान लो मैं होता तो मैं क्या करता, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर करता। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। कितने स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं, 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं, याद है? तो वो 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर पे शॉर्ट नोट लिखना है। कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट होता है, कॉम्पिटिटर कस्टमर होते हैं, आपके चैनल्स होते हैं, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटर है जो इसमें स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग भी आपने पढ़ा था। मैंने सही बोले? सही होंगे वैसे, चेक कर लेते हैं एक बार, बच्चे क्या करें, है ना, कई बार हो जाता है। सो ये देखो, 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। तो मैंने कॉम्पिटिटर बोल दिया, इंडस्ट्री है, हाँ ठीक है, कस्टमर, प्रोडक्ट, चैनल्स एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट। सो मैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के हिसाब से कॉम्पिटिटर बोल दिया, इंडस्ट्री। तो ये 4 तरह के स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो मन से जो दिल आए लिख दो ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। बाप रे बाप, ये मैं आज ही पढ़ा रहा हूं अपनी क्लासेस में, जो फेस टू फेस क्लासेस है ना, तो आईगा और एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के 4 स्ट्रेटेजीज लिखने हैं एज प्रोपोगेटेड बाय आंसर फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कौन से होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। ये मैं आज ही पढ़ा के आया हूं बाई चांस। सो वही आईगा और एनसॉफ आ गया पेपर में, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर करता। और ये देखो, as per one of the 5 forces, Michael Porter stated that more intense is the rivalry, less attractive is the industry. In view of this, explain the condition which rivalry among competitors tends to be cutthroat. तो कब rivalry cutthroat होती है, जब इंडस्ट्री का वो क्लियर लीडर नहीं होता, हाई फिक्स कॉस्ट होती है, एग्जिट बैरियर होते हैं, इस तरह के जो 6-7 पॉइंट हमने क्लास में पढ़े हैं। और रटवा रटवा के मैंने कराता हूं ये पॉइंट्स कि भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्वेश्चन जरूर करता। आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हैं, ये देखो, आउटलाइन द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर 1 से आ गया, 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल, ठीक है। और तीसरा, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ये भी चैप्टर 1 से। तो जो लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 1 का वही पूछा है, मैं दिखा दूं एक बार आपको। लास्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स रिलेशनशिप वगैरह, जो ये नया ऐड किया था, हमने पढ़ाते हुए भी बोला था कि ये नया ऐड किया है, ये तो ये वाला पूछा है उन्होंने। पता लग जाए ना कि लास्ट वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैट्रिक्स रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। तो पहले ये 3 लेवल लिखने हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल जिसको मैंने डिविजनल बोला था, और ये फंक्शनल लेवल, और उसके बाद तीनों का रिलेशनशिप लिखना है। इनफ कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, और मार्क्स सिर्फ 5 है। आइए जी आगे, व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, चैप्टर 5। तो मैं ये क्वेश्चन जरूर करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। उसके बाद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, एक्सप्लेन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व। याद है, पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, स्कोप डिफाइन करिए, इंटरनेशनल बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए, 4 स्टेप्स थे। मैं दिखा दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं जी इस बार तो चैप्टर नंबर 2 से
इंटरनेशनलाइजेशन के 4 स्टेप आए हैं। इधर देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके अंदर ये 4 स्टेप हमने किए थे। ये देखो, स्कोप को डिफाइन करिए, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करिए, इवेल्युएट करिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को, और डिस्टिंक्ट करिए, डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनाइए। तो पहले इंटरनेशनलाइजेशन को एक्सप्लेन करके उसके 4 स्टेप लिखते हैं। मैं तो यही 3 क्वेश्चन करता, बड़ी सीधी सी बात है। मेंडलोज मैट्रिक्स इस बार आना ही आना था, मैंने आज टेस्ट भी लिया, उसमें भी मेंडलोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है कि मेंडलोज मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दो 5 नंबर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो मैं तो यही तीनों क्वेश्चन करता। तो ये पहला तो मैं छोड़ ही, पहला तो शायद कंपलसरी है, तो 3 में से 2 ही करने थे, तो पहला कंपलसरी है। तो कंपलसरी क्वेश्चन देख लें एक बार, ये क्या पूछा है इसमें। ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर ओवर अ डेकेड. It has developed a sugar-free beverage to cater to the needs of specific customer by spending heavily on research and development for this product. तो उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, शुगर फ्री बेवरेज, टू केटर टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक कस्टमर, और काफी ज्यादा खर्चा भी किया है R&D के ऊपर. In addition, a lot of money was spent on marketing and in obtaining a license. In span of 5 months, company has gained a major share in the market for this product and it is growing rapidly. आपका शेयर भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है. Profitability of this product is better. In order to take advantage for expansion, it has to make heavy investment to maintain their position. Classify the market. इसको BCG के मुताबिक बताओ कौन है. तो बेटे ये स्टार है. BCG के 2 मैट्रिक्स होते हैं, आपका मार्केट शेयर कितना है और मार्केट का ग्रोथ रेट कितना है, तो यहां तो दोनों ही ज्यादा है, तो ये स्टार है. एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज विच कैन बी परसुएड पोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन सच अ केस. तो आपको स्टार को होल्ड करना होता है. ऑल्सो स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी. तो बीसीजी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है. आगे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन था. इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड. बच्चे ये मैट्रिक्स का सवाल है, अब मैं पढ़ नहीं रहा, थक गया हूं बोल बोल के. साफ पढ़ के पता लग रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चन किए, किताब में कई क्वेश्चन है जहां पे मैट्रिक्स साफ साफ दिख जाता है. तो ये मैट्रिक्स का है जहां 2 बॉस होते हैं आपके, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक डिविजनल मैनेजर. ठीक है, सो ये मैट्रिक्स का सवाल है. ये आपका वही है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी. पढ़ लो एक बार. इज एन ई-कॉमर्स कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. Although the company has been doing well, it still continues activity to strengthen its brand identity, launch creative and impactful marketing campaign and introduce new and innovative eco-friendly products. तो नया नया कुछ वो करता रहता है, प्रोएक्टिव है. However, the company has started facing increasing competition from large retailers who are entering the eco-friendly space. To face the competition, company quickly started to adapt to the changing market condition, एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ मार्केटिंग इन रिस्पॉन्स. तो ये रिएक्टिव है, तो ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव के बारे में ही पूछा है. ठीक है, सो ये था हमारा पेपर. तो इस बार एसएम के ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद कोई केस आया ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए सारे. सिर्फ पहला कंपलसरी क्वेश्चन में केसेस पूछे, तो इसमें से एक छोड़ना था. मैं नीचे से स्टार्ट किया तो मैंने नीचे वाले 3 कर लेते हैं, भूल ही गया. पहला तो कंपलसरी होता है, सो एक छोड़ना था. तो इस बार काइंड ऑफ गिफ्ट ही है ये न्यू ईयर का. कॉस्ट का पेपर भी गिफ्ट था, ये भी काइंड ऑफ गिफ्ट ही है. मतलब इतनी जल्दी तो कोई पेपर सॉल्व भी नहीं होता जितनी जल्दी ये हो गया है. सीरियसली. चलो एनी हाउ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. सो एंजॉय करिए जी, पेपर हो गए खत्म, है ना. अब रिजल्ट का वेट करिए एंड होप फॉर द बेस्ट. चलिए, सो आज की बात यहाँ खत्म करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.